बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 26 मार्च और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया। काफ़ी सारी खबरें हैं, इसलिए रन डाउन की बजाय सीधा खबरों की तफसील की तरफ चलते हैं। पहली खबर इस्लामाबाद से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पहली खबर आपके सामने रखते हैं, जहां पर मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में समाअत हुई। 103 या 105 दो फिगर्स दी जाती हैं। इतने लोग हैं जो इस टाइम मिलिट्री की कस्टडी में हैं और मिलिट्री कोर्ट्स को फेस कर रहे हैं। आपको बैकग्राउंड बता दें कि जस्टिस एजाजुल एहसन की क़यादत में या उनकी सरबराही में एक बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से फैसला दिया था कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई नहीं किया जा सकता। फिर यह फैसला पसंद नहीं आया, मर्जी का एक नया बेंच बनाया गया जिसमें जस्टिस तारिक मसूद जो अभी रिटायर हो चुके हैं उनको इस्तेमाल किया गया और ये फैसला जो है करवाया गया कि फ़िलहाल आप ये ट्रायल कर लें, फैसले ना चलाएं, बाद में देखेंगे। मीन एक लटका दिया गया, ना उधर का फैसला ना उधर का फैसला, और पहला फैसला जो आइन और कानून के मुताबिक हुआ था उसको एक तरफ फेंक दिया गया और इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के मुताबिक एक ऐसा फैसला दिया गया जिसके अंदर ये 103 अफराद जो हैं इनकी ज़िंदगियां जो हैं उनके ऊपर तारीख ताले लगा दिए गए। बहरहाल अब खुदा करके दोबारा इस केस को टेकअप किया गया। 6 रुकनी बेंच बना। हमने 3-4 दिन पहले जब बेंच की फॉर्मेशन देखी थी तो आपको बता दिया था कि इसमें से मुतवक्के फ़ैसला क्या हो सकता है। बहरहाल कल समाअत के दरमियान कोई मुतवक्के फ़ैसला तो नहीं आया, लेकिन जिस सिम्मत को चीज़ें गई उससे हमारा खदशा दुरुस्त साबित हो रहा है। अदालत ने बगैर कुछ सुन के फ़ैसला करने की, हालांकि ये फ़ैसला 5 मिनट का काम है क्योंकि पाकिस्तान के आइन कानून के मुताबिक सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। ये एक मुसद्दका, इस पर लॉ भी मौजूद है, क्लैरिटी भी मौजूद है, लेकिन क्योंकि हमने फेवर करनी है इस सिचुएशन में स्टैब्लिशमेंट को, उनको उनका जो बयानिया है उसको इंटैक्ट कर देने में, भले 103 ज़िंदगियां और उनके साथ जुड़ी हुई सैकड़ों और ज़िंदगियां उनके ख़ानदानों की वो तबाह हो जाएं, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। हम आपको आखिर पर, इस वीलॉग के आखिर पर, एक दर्दनाक कहानी भी सुनाएंगे, एक बाप की, एक बेटे की और एक भाई की। बूढ़ी माँ इंतज़ार कर रही है, बूढ़ा बाप इंतज़ार कर रहा है बेटे का। भाई जो है वो भाई का मुकदमा लड़ते हुए खुद कैंसर और दूसरी बीमारियों से जाँ बहक हो चुका है और अब एक बेटा जो रह गया वालिदैन का, वो मिलिट्री कोर्ट्स को फेस कर रहा है। पीछे उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये कहानी आपको इस वीलॉग के आखिर के ऊपर आपको सुनाएंगे। बहरहाल अदालत ने आज बजाय इसका फैसला करने की ये कहा है कि जी कितने लोग इसमें से रिहा हुए हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसमें ये डायरेक्शन थी कि मिलिट्री ट्रायल्स आप जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल्स जो है वो मुकम्मल कर लें और फैसला ना सुनाएं। तो अभी तक किसी को बरी नहीं किया गया, मतलब फैसला नहीं सुनाया, ना किसी को बरी किया, ना कन्विक्ट किया, बस उनको फंसा के रखा हुआ है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 9 मई के बयानिए में यही सूट करता है कि बस लोगों को टांग के रखो, फंसा के रखो। तो उसके जवाब में अदालत ने ये कहा कि अच्छा जो रिहा हो सकते हैं उनको तो रिहा कर दें। वहाँ पर जस्टिस मसरत हलाली साहबा ने एक अच्छा कमेंट किया कि अगर उनको रिहा करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट मान लेगी तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मिलिट्री कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि सिविलियन वहाँ ट्राई हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल आज का जो ऑब्जर्वेशन है वो अदालत की वो यही है कि जो रिहा हो सकते हैं उनको रिहा कर दें और हमें तफसील ला के दें कि कितने लोग रिहा हुए हैं। अब अगर इनमें से कोई रिहा हुआ, आप खुद फैसला कीजिए कि वो जो 1 साल उनको जेल में रखा उसका हिसाब कौन देगा, वो जो बेगुनाह जेल के अंदर रहे हैं उसका कोई जवाब देगा या नहीं देगा। बहरहाल जो अदालत की सिम्मत हमें लग रही है वो यही लग रही है जैसे हमने आपको पहले बताया था कि मिलिट्री कोर्ट्स को एक्सेप्ट किया जाएगा, कानून के खिलाफ ये फैसला दिया जाएगा, जो कि एक बदकिस्मती की बात होगी। आज वाज़ेह तौर पर कहना चाहिए था कि सिविलियन मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई नहीं हो सकते और इस चैप्टर को क्लोज करना चाहिए था, लेकिन जिस सिम्मत को अदालत चली है उससे लग यही रहा है कि आने वाले दिनों में यही काम होगा। अच्छा जी, पंजाब के फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 40 MNA इधर चले गए तो 20 इधर चले गए। शेर अफजल मरवत साहब की ये स्टेटमेंट थी जिसके बाद पूरा माहौल गर्म हो गया, मीडिया में ये खबरें आना शुरू हो गई। जो बच्चर साहब हैं जो पंजाब असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस टाइम अपोजिशन लीडर हैं असम्बली के, पंजाब असम्बली के और तहरीक इंसाफ की तरफ से, उन्होंने टीवी पर स्टेटमेंट दी कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे तमाम मेंबरान इंटैक्ट हैं, कोई ऐसा फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना जैसा कि मरवत साहब ने बयान दिया था। उसके बाद एबटाबाद में मरवत साहब ने भी अपने बयान को रिकन्सिडर कर लिया है और कहा है कि तमाम अफवाहें दम तोड़ गईं
और कोई वहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। हमारी भी उनसे गुजारिश है कि ज़रा धीमे रहा करें, बयान इतनी तेज़ी में ना दिया करें, ज़रा थोड़ा सा अगर धीमा रख के काम रखें तो उससे बहुत सारी बाद में जो एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ती हैं उससे बचत हो सकती है। बहरहाल जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं और अगली खबर यह है कि नून लीगी एमपीए, उसकी गाड़ी को पुलिस वाले ने रोक लिया। गलती हो गई सब इंस्पेक्टर से, फिर उसके बाद सब इंस्पेक्टर को जिस तरीके से नून लीगी एमपीए ने बेइज्जत किया, जी हाँ, वही पुलिस जो लोगों की बहन बेटियां उठा लेती है, ज़िले शाह को शहीद कर देती है। आपको वो जवानों की, मैंने आपको बताया ना कि ये हुक्मरानों के पांव पड़ने वाली पुलिस होती है। हम क्योंकि हुकूमत में रहे हैं तो जो सही ऑफिसर होते हैं वो ना पाँव पड़ते हैं ना गले पड़ते हैं, वो कानून के मुताबिक काम करते हैं। लेकिन ये जो काली भेड़ें होती हैं, ये जब आप ताकत में हो तो आपके पाँव पड़ते हैं और जब आप ताकत में ना हो तो आपके गिरेबान पड़ते हैं। तो वही पुलिस जो किसी से रुकते नहीं रुकती, उन्होंने नून लीगी एमपीए साहब की मिन्नतें की, उनकी ठोड़ी को हाथ लगाया, उनसे माफ़ी मांगी कि मैं आपकी गाड़ी क्यों रोक बैठा हूं, और उसके बावजूद भी नून लीगी एमपीए का जो है वो दिल नहीं भरा और उन्होंने उस सब इंस्पेक्टर का अगले दिन डीआईजी से तबादला करवा दिया और उसे जुडिशल ब्रांच में भेज दिया, मीन खुडे लाइन लगवा दिया। और हम आपको दिखाते हैं हुआ क्या, ये ज़रा देखिए। चोरी कार कैमरे सामने नहीं, अगर नहीं करेगा बहुत भैड़ी होनी है। मैं पहले दस दिया नहीं उन्होंने को कराना वो यार नहीं है दरवाजा क्यों खड़काया? मैं कहना आखिरी देने नहीं है यासर साहब, एक्सक्यूज करोगे मैं जाना है, नहीं तो मैं नहीं जाना कि मेरे को गलती हुई है, मैं गलत इन्फॉर्मेशन है ताड़ी गड्डी चेक नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ आवाम मेरे नाल है, मेरे नाल चल रही है, पैदल चल रही है, शुक्रिया अदा करते हैं सब, पूरा पिंड वेदा पे तुसी मगर आके क्या गड्डी रोको चेक कराओ। अम्बानी साहब एक्सक्यूज गड्डी दे नाल नहीं है करना यासर साहब पहले माफी मंगोगे मैं तो ना मैं जेड़ा भी नाल आया एक्सक्यूज करने जेड़ा नाल आया एक्सक्यूज करेगा मैं जान एक्सक्यूज करने ए मुंह जो कह रहा साहब ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕਾਬਲੇ अगर तुसी माफी नहीं मंगोगे मैं बड़ी भैड़ी चीज है, मैं दस दिया मैं हक दे खलोना ला, मैं हक दे खलोना मैं हक दे खलोना ला वा एक्सक्यूज करनी पैनी दसो ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਬਲੇ ਇhtਰਾਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ यासर भाई ए जेडे चकमे ना ए पुलिसी चकमे मैनू ना दियो, मैं जी तुहाडे नाल गल कर रहा, अगर कर सकते हो ठीक है, देन नहीं ते आओ इधर डन हो गया, आओ इधर नहीं ये करेंगे कोई गल नहीं करो एक्सक्यूज चलो मैं एक्सक्यूज कर लूंगा बस गल खत्म। तो आपने देखा कि नून लीगी एमपीए ने कहा कि मैं कोई अल्लाह तला एमपीए नहीं हूँ, ऐसे ही नहीं हूँ, मैं बाजी मरियम चीफ मिनिस्टर का एमपीए हूँ, मैं तो तबाही मचा दूंगा। बहरहाल ये हुआ। उसके साथ ही बाजी मरियम की भी एक स्टेटमेंट हमारे सामने है, जिसमें उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ और पंजाब पुलिस की मुश्तरका जो है वो काविशों की वजह से जो ख़वातीन हैं उनको अब हरासा नहीं किया जा सकेगा और ख़वातीन को प्रोटेक्ट किया जाएगा। एन जिस दिन ये ट्वीट हुआ, एन उसी दिन मीडिया के ऊपर ये खबर ब्रेक हो रही थी कि उज़मा कारदार साहब की कोई जेवर कोई चोरी हो गया, मेरा ख्याल मॉडल टाउन के किसी क्लब में, और वहाँ पुलिस वालों ने जो ख़वातीन वहाँ पर मुलाजमा थी उनको बराना करके उनकी तलाशी ली, उन पर तशद्दुद किया, उनकी शलवारों में चूहे छोड़े गए। ये माजरत के साथ एन उस दिन की खबरें जिस दिन बाजी मरियम और पंजाब पुलिस जो है वो मुनाफकत कर रही है और ये ट्वीट दे रही है, और एन बिल्कुल उस दिन जो है कच्चा चट्टा खुल रहा है इस पुलिस का और पता चल रहा है कि असल में ये ख़वातीन को बरहना किया जाता है, थप्पड़ मारे जाते हैं, उनसे बदतमीज़ी की जाती है, शलवारों में चूहे छोड़े जाते हैं, और बाजी मरियम और पुलिस कहती है कि ख़वातीन को अब हरासा नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर हमने प्लान बना लिया। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। यूटिलिटी स्टोर का लाहौर में राणा तनवीर साहब जो हैं मुस्लिम लीग नवाज से, उन्होंने दौरा किया है, जहां पर तकरीबन 5-10 रुपए कम चीनी मिल रही है मार्केट से, लेकिन कारपेट हज़ारों रुपए का डाला गया उनके पाँव में। जी हाँ, कहीं पाँव मैले ना हो जाए, आपको पता है कि दोशीज़ा है राणा तनवीर साहब, कहीं पाँव में मोच ना आ जाए, पाँव मैला ना हो जाए, तो कारपेट डाला गया उनके आने के ऊपर, यूटिलिटी स्टोर के ऊपर। ये है इनका माइंड सेट और ये है इनकी सोच। हालांकि अगर आप
ऐसे हरकतें ना करते हो तो कोई आपके लिए काम नहीं करता। ब्यूरोक्रेसी में बड़ी अकल होती है, वो आपको देख के आपके साथ ट्रीटमेंट करती है। याद कीजिए बाजी मरियम को बजट की किताब जो है वो जेवर के बैग में, याद है ना, उस बॉक्स के अंदर, रेड बॉक्स के अंदर बाजी मरियम को पेश की थी ब्यूरोक्रेसी ने। ये बजट के बैग हम देखते रहें, ये बजट आते रहें पंजाब में, फेडरल में, कभी ये हरकत हमने होती नहीं देखी। ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग इतनी शानदार है कि ये पहले बंदा देखते हैं और ये देखते हैं कि ये बंदा क्या पसंद करता है, हुक्मरान क्या पसंद करता है, जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी होती है उसी तरह से उसे ये ट्रीट करते हैं। बेवकूफ़ बंदा इनके हत्थे आए तो उसके साथ वैसे ट्रीटमेंट करते हैं, अक्लमंद आए तो उसके साथ वैसे ट्रीटमेंट करते हैं। काफ़ी ये अडॉप्टिव होते हैं पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के बाबू जो हैं। तो इधर भी उन्होंने देखा कि राणा तनवीर साहब को यही पसंद आना है तो उन्होंने कारपेट बिछा दिए कि कहीं पाँव में इनके जो है वो मोच ना आ जाए। अच्छा जी, अगली खबर, इमरान खान साहब के साइफर केस की समाअत हुई, उसके अंदर ये कई समाअतें हो चुकी हैं। आज की समाअत में भी तकरीबन वही बातें जस्टिस आमिर फारूक बैक एंड फोर्थ रिपीट कर रहे हैं, हालांकि इस पर अब फैसला दे देना चाहिए। खुद अपने मुंह से वो बोल चुके हैं उनके साइफर ही मौजूद नहीं है तो उस पर फैसला क्या देना है। जी हाँ, ये जस्टिस आमिर फारूक ने दोबारा प्रोसिक्यूटर को कहा है कि आपने इल्ज़ाम इमरान खान पर लगाया है कि उन्होंने साइफर के जो मंदरजात थे उनको ट्विस्ट किया। तो ये कैसे पता चला जज को कि ट्विस्ट किया, प्रोसिक्यूटर को कैसे पता चला, फैसला कैसे हुआ, साइफर किधर है? उन्होंने कहा जी वो शायद वो दफ्तर खारजा में होगा। उन्होंने कहा होगा नहीं, पक्का बताओ। और जब साइफर है नहीं फाइल पर, ना हमने पढ़ा, ना सजा देने वाले जज ने पढ़ा, ना प्रोसिक्यूशन ने पढ़ा, तो कहाँ से फैसला हो गया कि ये ट्विस्ट कर दिए इन्होंने फैक्ट्स या उसके अंदर कोई मंदरजात? तो केस क्रिस्टल क्लियर है, बस वो लस्सी में पानी डाल के और मधानी डाल के जैसे जस्टिस आमिर फारूक साहब उसको पढ़ाए जा रहे हैं, उसकी समझ नहीं आ रही। हालांकि उस केस के अंदर है कुछ नहीं, देखते हैं कि अब अगले दिनों में उसके अंदर क्या किया जाता है। फिलहाल तो उसको बार बार लटकाया जा रहा है और लंबा चलाने की कोशिशें की जा रही हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो जनरल बाजवा साहब के और जनरल फैज़ साहब के बारे में है। उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की एक समाअत हो रही है। उस समाअत को ना अदालत जो है वो खारिज करती है और ना उसके ऊपर को फैसला करती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपको सिर्फ ये बता दें कि जब थाने में आप एक FIR की एप्लीकेशन देते हैं और अगर FIR दर्ज ना हो तो पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि आप अदालत में जाके इस्तगासा दायर कर सकते हैं। इस्तगासे का मतलब ये है कि जब आप पुलिस में FIR दर्ज करवाते हैं, फिर पुलिस उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाती है, जिसको अमूमी तौर पर चालान कहा जाता है। अगर पुलिस ये कार्रवाई पहले 2 स्टेप ना करे तो दूसरा तरीका पाकिस्तान में अपनी शिकायत दर्ज करने का फिर ये कि आप डायरेक्टली अदालत में इस्तगासा दायर कर देते हैं। अगर जज साहब एविडेंस देख के या चीज़ें देख के इस्तगासा को अलाउ कर दे तो वो जो पुलिस के पहले 2 स्टेप हैं वो माइनस हो जाते हैं, और क्योंकि पुलिस ने भी चालान अदालत में जमा करवाना होता है तो हतमी तौर पर मामला अदालत से शुरू हो जाता है, तो वो बाईपास हो जाता है सारा प्रोसेस। फिर बाईपास कह लें या वो नल एंड वॉइड हो जाता है, या आप कह लें कि वो एक क्योंकि पुलिस आपको इनकार कर देती है तो फिर अदालत आपको दूसरा रास्ता दे देती है। याद कीजिए कि जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के खिलाफ जो अहमद रज़ा कसूरी साहब ने मुकदमा दर्ज करवाया था अपने वालिद के कत्ल का, जिसमें उनको फांसी हुई थी, वो भी इस्तगासा के थ्रू ही लाहौर की अदालत के अंदर हुआ था। बहरहाल ये जो मुकदमा है जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के खिलाफ कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावज़ किया और गवर्नेंस और हुकूमती मामलात और दूसरे मामलात में उन्होंने इन्वॉल्वमेंट जाहिर की या कानून तोड़ा, इस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इस्तगासा किया होगा नीचे, जो खारिज होके नीचे से अब हाई कोर्ट में अपील लगी हुई है, दरख्वास्त लगी हुई है। अब हाई कोर्ट 5 मिनट का केस है, ये सुन के या ऑर्डर करेगी कि FIR कर दें या सुन के कहेगी कि नहीं कर दें। इस तरह के केसेस के अंदर तारीखें नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ देखें क्या इंटरेस्टिंग काम है कि बार बार तारीखें, 6 महीने पहले इसकी समाअत हुई थी, तारीख डाल दी गई थी, अब फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इसे मुलतवी कर दिया गया है। वजह क्या है? वजह इसकी ये है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के ऊपर भी मौजूदा चौधरी निज़ामुद्दीन लीश रखना चाहता है, कंट्रोल रखना चाहता है और उनको पकड़ना भी नहीं चाहता और छोड़ना भी नहीं चाहता। तो इसलिए इस मुकदमे को लटकाया जा रहा है और देखते हैं क्या होता है इसमें। अच्छा जी, अगली ख़बर जो आपके सामने रखेंगे वो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क के तूलो अर्ज़ में राना सनाउल्लाह ने जो स्टेटमेंट दी थी इमरान खान के कत्ल की कि इमरान खान का जब तक वजूद ही ख़त्म नहीं किया जाता मसला हल नहीं होगा, तो वो जो इमरान खान के वजूद को ख़त्म करने की उन्होंने रिक्वायरमेंट इस्टेब्लिशमेंट से अपनी डिज़ायर पेश की थी कि बस कत्ल ही कर दें इमरान खान को तभी मामला हल होगा, वो उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज है पूरे मुल्क में। सिंध में भी हलीम आदिल शेख और उनकी टीम ने
ILF के वकला के थ्रू महसूद साहब हमारे वकील हैं, वहाँ पर बड़े तगड़े मेरे भी केसेस उन्होंने देखे हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त वकील हैं हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने वहाँ पर जो है वो एप्लीकेशन दी है और उसके साथ साथ दूसरे भी बाराकऊ हो या दूसरी जगह हो वहाँ पर इस्लामाबाद और KPK में भी, KPK में तो इंशाल्लाह दर्ज भी हो जाएगी FIR। तो FIR राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दर्ज करवाना चाह रही है ताकि ऐसे किसी भी मज़मूम मंसूबे को वक्त से पहले जो है वो एक्सपोज किया जा सके। अच्छा जी, नजम सेठी साहब ने एक और एनालिसिस दिया है। उनका एनालिसिस हम इसलिए शामिल करते हैं कि वो नाकद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जब उस तरह के लोग ये बातें करते हैं तो फिर आपको बताना और भी ज़रूरी हो जाता है कि इवन जो PTI के नाकद हैं और प्रो PMLN लोग हैं वो क्या सोचते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि मौजूदा चौधरी निज़ामुद्दीन, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई प्लान नहीं है सवाए मार कुटाई के। वो सिर्फ ये कहते हैं ऐसी की तैसी, बस पकड़ लो, जकड़ लो, मारो, फंटा लगाओ, केस कर दो, अंदर डाल दो। उन्होंने कहा इनके पास कोई प्लान नहीं है चौधरी निज़ामुद्दीन के पास, कोई इनको पता नहीं किस तरफ को जाना है, बस मार कुटाई है। और उन्होंने साथ साथ ये कहा कि IG पंजाब जो हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, उनको इसी मार कुटाई की वजह से तमगाए हलाल के पता नहीं इम्तियाज़ कौन सा दिया गया है, और उनको भी जो अवार्ड दिया गया है वो इसी वजह से दिया गया है कि उन्होंने मार कुटाई की है और ये तमाम ख़वातीन, मर्द, बच्चे, हर एक के साथ जुल्म किया है। तो इनका यही प्लान है, इनके पास यही सोल्यूशन है, इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये है, दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअली चौधरी निज़ामुद्दीन इज़ लॉस्ट, दे डू नॉट नो विच वे टू मूव और वेयर टू गो और व्हाट टू डू। वो खुद भी लॉस्ट हैं, जो कर चुके हैं वो उनको अब खुद नहीं समझ के अब इसमें से वो कैसे निकले और इसका हल क्या होगा। मसला ये है कि एस्टेब्लिशमेंट पहले बहुत आसानी से फैसले कर लिया करती थी माजी के सियासतदानों के हवाले से। अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी है कि ना सियासतदानों को समझ आ रहा है ना इस्टेब्लिशमेंट को कि फ़ैसला किसके हवाले से क्या करना चाहिए। तुमने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और बिल्कुल सही तुमने बड़ी तज्जिया किया है। नहीं, बाय द वे दिस इज़ वेरी ट्रू कि खुद नहीं पता इनको हाउ टू डील विद दिस इशू। इनको वही पता है कि पिटाई करो, वो कहते हैं हमने एहतजाज करना है, टंगा तोड़ दो, जेल पा दो, यही है ना, अभी तक तो यही होता रहा। मोहम्मद मालिक साहब का तज्जिया शामिल करते हैं, उन्होंने इंटरेस्टिंग तज्जिया दिया है। वो कहते हैं कि जी जो इसाक डार साहब हैं उनकी पूरी कोशिश होगी कि मौजूदा वज़ीर ख़जाना नाकाम हो, मतलब कि वो ये चाहेंगे कि लोग कहें कि डार साहब को ही वापस लाएं ख़जाना का वज़ीर। लग ये रहा है कि डार साहब अभी छोड़ने पर तैयार नहीं है और वो कोशिश करेंगे कि की एरियाज को काबू में रखें और किसी तरह ये फाइनेंस मिनिस्टर नाकाम हो ताकि फिर सारे कहेंगे डार साहब आपके बगैर तो मुल्क चल नहीं सकता, आए और जनाब से घासन संभालें। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस। मौजूदा वज़ीर ख़जाना को नाकाम करने की वो पूरी कोशिश करेंगे। याद कीजिए मिफ्ता इस्माइल ने बताया था कि डार साहब उनके खिलाफ ट्वीट भी कराते थे, ख़बरें भी लगवाते थे। तो वही काम अब मोहम्मद मालिक साहब बता रहे हैं कि डार साहब इस वाले वज़ीर ख़जाना के साथ भी करेंगे क्योंकि ये उनको अच्छा लगता है ऐसे काम करते हुए। हुकूमत चलती नज़र नहीं आती, शाहिद का कान अब्बासी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत खाइफ है और शर्मिंदा भी नज़र आती है। कल उन्होंने ये कहा था, याद कीजिए एक दिन पहले नवाज शरीफ को मशवरा दिया था कि NA 130 की जो सीट है उसको आप छोड़ दें, जितने कंट्रावर्शल आप हो गए हैं, आपको पता है आप हार चुके हैं, उस सीट को खाली कर दें और वहाँ ज़िमनी इलेक्शन होने दें। आप ये काम ना करें, आपके लिए बहुत बड़ी बदनामी है। अच्छा जी, IG पंजाब की तौहीन हो गई, तौहीन मीन उनको तमगा मिला, किसी ने उनके ऊपर तनकीद कर दी, जैसे हमने भी की थी। पाकिस्तान में हम भी होते, हम पे भी FIR हो जानी थी, भले इधर बैठे ही हो जाए। तो एक सहाफ़ी राजपूत साहब हैं रावलपिंडी से, उन्होंने एक ट्वीट कर दी या कोई सोशल मीडिया पोस्ट कर दी, उनके ऊपर पुलिस ने FIR दे के उनको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गिरफ्तारी से पहले उन्होंने अपनी वो पोस्ट डिलीट भी कर दी थी। ज़रा चेक करें, पहले एक बड़े निज़ामुद्दीन थे, अब छोटे छोटे निज़ामुद्दीन भी पैदा हो रहे हैं। आप किसी की भी तौहीन नहीं कर सकते, किसी के बारे में भी बात नहीं कर सकते। जावेद अब्बासी साहब ने नवाज शरीफ साहब को एक्सपोज किया है और जावेद अब्बासी साहब ने ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब पहले वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाते रहे, सबको खड़ा किया और उसके बाद जनरल्स की एक्सटेंशंस में लाइन में लग के खुद वोट दी। कोई वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया नहीं था। फिर उसके बाद खुद लाइन में लगकर वोटें देते रहे आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की। तो ये सबको उन्होंने सबके साथ 2 नंबरी की है। आखिरी खबर आपके सामने रखेंगे और उसके बाद कुछ आपकी फीडबैक रखनी है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजाक उड़ाने की कोशिश की है और कहा है वो कोई माजी याद दिलवाया कि आप ये करते थे और वो करते थे। सोशल मीडिया ने आड़े हाथों लिया है
और उनको सोशल मीडिया ने ये दिखाया है कि हुजूर ये देखिए, आप तो खुद मुशर्रफ की कैबिनेट के अंदर हल्फ ले चुके हैं, तो आप दूसरों को ये बातें क्यों कहते हैं। बहरहाल ये ज़रा अगर दामन में देख लिया करें, अपने में गिरेबान में देख लिया करें, तो बड़े सारे मामलात की आसानी हो जाए। चलने से पहले आपको ये बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने हस्बे तवक्को ये समझने की बजाय कि वो ये समझने की बजाय कि वो मामला जो हैं उनको संभालें, जो एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ किया और जिस बुरी ढिठाई के साथ गवर्नर ने, मरीम नवाज़ ने और सब ने मिलकर उनको रिज़ाइन करने पे मजबूर किया, उस पे बजाय नदामत उनको होती, उसकी बजाय वो डबल डाउन कर रहे हैं और अपनी पोजीशन को जो है और डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें इनको हजीमत ही हजीमत है। आखिरकार इन्हें इसमें वापस ये अपनी पोजीशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स भी एचिसन के जो हैं आन करीब स्ट्राइक पे चले जाएंगे। कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनके प्रिंसिपल के साथ या टीचर्स के साथ ऐसा हो। जाने से पहले आपको याद करवाएं कि आज का हमारा पंजाबी वीलॉग बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको देखिए और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।